हाय एवरीवन, आज हम लोग एक नए टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने देखा मोशन क्या होता है। मोशन बेसिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा हो किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं वह ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। मोशन डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर पे। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे वह ऑब्जेक्ट उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मोशन में है। हम लोगों ने देखा जो मोशन हो सकता है वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन में हो सकता है। मोशन इन वन डायमेंशन की बात करें तो इसमें अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें जहाँ पे एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है, तो मोशन इन वन डायमेंशन में जो पार्टिकल होगा या तो एक्स में जाएगा या तो वाई में जाएगा या फिर जेड एक्सिस में जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मोशन इन वन डायमेंशन या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि इस इसमें जो अलग अलग इक्वेशन होता है उसको यूज करके हम कैसे अलग अलग वेरिएबल को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मोशन इन वन डायमेंशन को या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन बेसिकली ये है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जो हमारा आज का टॉपिक होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन तक सीमित होगा। उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन या फिर मोशन इन प्लेन को डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में मोशन का जो डायमेंशन होगा वन डायमेंशन में मूव करेगा। इट मीन्स या तो एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस के अलॉन्ग पार्टिकल का मोशन होगा। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। सपोज पार्टिकल इज मूविंग along एक्स एक्सिस। पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करने के लिए बाध्य है। इट मीन्स कि जो पार्टिकल है वह एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, उसके अलावा उसमें किसी और डायरेक्शन में उसका मोशन नहीं हो सकता है। तो मान लो ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया है, ये ओरिजिन है, इट इज पॉजिटिव एक्सिस और ये हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह से जो पार्टिकल का मोशन होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वह इसके अलॉन्ग ही होगा। तो हम क्या करते हैं, तो हमने एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इन सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस केस में हम जो उसका एक्सप्रेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का, उससे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो जहां पे आप एवरेज देखोगे, एवरेज वेलोसिटी हो या फिर एवरेज स्पीड हो या फिर एवरेज एक्सीलरेशन हो, वहां पे हम लोग किसी टाइम इंटरवल की बात करते हैं। इट मीन्स वहां पे किसी दो फिक्स टाइम इंटरवल पे हम लोग बेसिकली चेंज निकालते हैं। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड वेलोसिटी की बात करें, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल में जो पोजीशन में चेंज होगा उसका जो रेशियो होगा वो हम लोग उससे हम लोग बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। इसे ये भी लिखते हैं रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन with respect to time, with respect to finite
इंटरवल ऑफ टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होगा, दो फाइनाइट इंटरवल में जो चेंज इन पोजीशन हुआ, तो अगर चेंज इन पोजीशन को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। अब देखता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां पे देखो एवरेज वेलोसिटी में क्या था, यहाँ पे टाइम इंटरवल फाइनाइट था। इंस्टेंटेनियस जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह किसी इंस्टेंट की बात कर रहा है। तो जब किसी इंस्टेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टाइम इंटरवल हो जाएगा ये काफी स्मॉल हो जाएगा। तो इस टाइम इंटरवल को हम लोग क्लोज टू जीरो, जो कि मतलब क्लोज टू जीरो है, अगर हम इस टाइम इंटरवल को क्लोज टू जीरो कर दें और इसे हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी निकालें, तो उस केस में जो वेलोसिटी होगा ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसे हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है ये होता है रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। सो आप लोग मोटा मोटी ये समझ लो, एवरेज जहां पे होगा वहां फाइनाइट इंटरवल का बात होगा, और जहां पे इंस्टेंटेनियस होगा वहां पे हम लोग उस इंस्टेंट की बात करेंगे। तो वहां पे जो इंटरवल टाइम इंटरवल था इसे हम टेंड टू जीरो करके इसका हम लोग निकालते हैं रेशियो चेंज इन द पोजीशन और चेंज इन द टाइम का। तो इस तरह से ये हो जाएगा रेट ऑफ द चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, और ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन द पोजीशन एट एनी गिवन इंस्टेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को देखा। तो यहाँ पे आप देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt क्या होता है, ये बताता है स्लोप को। तो अगर मुझे पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो, इन पोजीशन टाइम ग्राफ, सो इन पोजीशन टाइम ग्राफ सपोज ये कुछ इस तरह से जा रहा है। इन पोजीशन टाइम ग्राफ जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा किसी पॉइंट पे वह बताएगा उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। सपोज जो किसी टाइम t1 पे मुझे निकालना है इस t1 पे क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, इस t1 पे देखेंगे ये किस पॉइंट पे मीट कर रहा है इस कर्व पे, और इस कर्व पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट ये टेंजेंट कुछ इस तरह से पास हो रहा है। तो पॉइंट t1 पे ये जो पॉइंट P मीट कर रहा है इस पे जो टेंजेंट होगा, तो मान लो यह टेंजेंट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा ये बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा टेन थीटा। तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट बेसिकली बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो अगर क्वेश्चन में आपको पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हो तो उसमें आप किसी पॉइंट पे उस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे और टेंजेंट का स्लोप निकाल लो तो वह उस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। तो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिस्कस किया। तो अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करो तो वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है।
क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह बेसिकली हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड कुछ नहीं होता है बल्कि उस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड को ही हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। सो इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnitude of instantaneous velocity। इट मीन्स कि जो वेलोसिटी दिया रहेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वह दोनों बराबर होगा। स्पीड बेसिकली dx अपॉन dt, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही इंस्टेंटेनियस स्पीड का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन। सो हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिस्कस किया है। अब हम लोग देखते हैं एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन क्या होता है? सो इट इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसको अगर डिफाइन करें, इट इज द rate of change in velocity with respect to time। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में अगर कोई चेंज हो रहा हो तो हम लोग बोलेंगे वह ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन में इसमें जो पहला टर्म होता है ये होता है एवरेज एक्सीलरेशन। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था जहां भी आपको एवरेज दिखे वहां पे किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल का बात हो रहा होगा। तो यहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन मतलब ये होगा, यहाँ पे इट इज द रेट ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी फाइनाइट टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे एवरेज एक्सीलरेशन को डिफाइन करें तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी with respect to finite time interval। सो एवरेज मतलब क्या हुआ? किसी फाइनाइट टाइम इंटरवल की बात हो रहा है। तो यहाँ पे एवरेज एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये हो जाएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये तो बात हम लोगों ने किया एवरेज एक्सप्रेशन की। अब करते हैं बात इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन की। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है एवरेज होता है फाइनाइट टाइम इंटरवल में और इंस्टेंटेनियस होता है एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका क्या एक्सीलरेशन है। सो इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट। तो यहाँ पे किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो जाएगा ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या था? ये फाइनाइट इंटरवल के लिए था जहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू कोई फाइनाइट टाइम इंटरवल था। अगर मुझे किसी इंस्टेंट पर निकालना हो तो यहाँ पे जो इंटरवल है
हम इसे काफी स्मॉल कर देंगे। तो स्मॉल करने के लिए क्या है, हम लोग लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0। तो इस तरह से जो इसका वैल्यू हो जाएगा वह उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt। सो ए इक्वल टू हो जाएगा dv अपॉन dt। सो ये क्या बता रहा है, अगर मेरे पास vt करंट दिया हुआ है तो dv अपॉन dt क्या होता है, टेंजेंट टेंजेंट एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट। सो ये बताएगा टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ vt कर्व। सो अगर हमें ग्राफ में vt कर्व दिया हुआ है तो किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा और उसका जो स्लोप होगा वह बेसिकली उस पॉइंट पे एक्सीलरेशन को बताएगा। इट मींस इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को वो बताएगा। सो जैसे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसी तरह से एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन किस किस केस में हो सकता है। एक्सेलरेशन हो सकता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज होगा तो हमारा हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्सलेट कर रहा है। एक्सेलरेशन के लिए क्या है, अगर वेलोसिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसका एक मैग्नीट्यूड होता है और इसका एक डायरेक्शन होता है। अगर स्पीड चेंज कर रहा हो, स्पीड ओनली चेंज इन द स्पीड, चेंज इन स्पीड ओनली। अगर देखो, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, अगर सिर्फ स्पीड चेंज हो रहा है, उस केस में वेलोसिटी चेंज होगा, और अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट में एक्सलेशन होगा। दूसरा केस है चेंज इन द डायरेक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में चेंज होगा तो उस डायरेक्शन के चेंज होने के कारण उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आएगा, अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सलेशन भी उस ऑब्जेक्ट में होगा। थर्ड केस करते हैं, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज। यहाँ पे अगर दोनों स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा हो तो ऑब्वियस है उसके वेलोसिटी में चेंज होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट एक्सलेट कर रहा है। तो इस तरह से इन केसों में अगर ये तीनों में से कोई एक केस अगर सेटिस्फाई होता है तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट एक्सलेट हो रहा है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है एरिया अंडर वीटी कर्व। एरिया अंडर वीटी कर्व ये बताता है डिस्प्लेसमेंट को। अगर हमें वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो उस केस में अगर हम वी डी टी को इंटीग्रेट करें फ्रॉम T1 से T2 तो उसका जो वैल्यू होगा वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को। नेक्स्ट है एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व। तो ये था वेलोसिटी टाइम कर्व और ये दिया हुआ है स्पीड टाइम कर्व।
तो अगर स्पीड टाइम का हमें ग्राफ दिया हुआ है, अगर वहां पे हम एरिया निकालेंगे वीटी कर्व का, तो ये बताएगा डिस्टेंस को। सो एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व ये बताएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व बताएगा डिस्प्लेसमेंट को, एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व बताएगा डिस्टेंस को। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो हम लोग जानते हैं जो एक्सप्रेशन होता है dv अपॉन dt। तो यहाँ पे जो dv अपॉन dt का वैल्यू होगा यह या तो कांस्टेंट हो सकता है या तो वेरिएबल हो सकता है। तो यहाँ पे जो सबसे सिंपल केस बनेगा जब हम एक्सप्रेशन को कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे कि अगर एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो तो उस केस में जो मोशन होगा उसका नेचर, उसका जो स्पीड होगा किसी इंटरवल पे, या फिर ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करेगा, इसके जो अलग अलग इक्वेशन बनेंगे उससे हम लोग डिराइव करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग ट्राई करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो एक्सलेशन होता है ये होता है dv अपॉन dt। तो यहाँ पे मान लो a यानी एक्सलेशन कांस्टेंट है। इसमें आप मानो कि जो मोशन हो रहा है वो है along x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव x एक्सिस। तो हम लोग मानते हैं एट t इक्वल टू 0, यानी किसी जब से हम उस मोशन को देखना ऑब्जर्व किए हैं जिसको हम t इक्वल टू 0 मान रहे हैं, इस केस में जो इनिशियल पोजीशन है ये मान लो x नॉट है, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये मान लो u है। तो इस तरह से एट t इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन हो गया x नॉट और इनिशियल वेलोसिटी हो गया u। अगेन एट एनी टाइम t इसका जो फाइनल पोजीशन आप मान लो ये है x, और इसका जो फाइनल वेलोसिटी मान लो ये है v। तो अगेन इस वाले इक्वेशन को अगर देखें तो ये हो जाएगा dv इक्वल टू a dt। इसको हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो इसे हम इस इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट लगा ये हो जाएगा u से b और ये हो जाएगा 0 से t। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरह से अगर हमें इनिशियल स्पीड पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, तो एट एनी टाइम टी हम जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो हम लोग निकाल सकते हैं इस वाले रिलेशन को यूज करके। अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन को डिराइव करते हैं। तो हमने अभी डिराइव किया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम v को लिख सकते हैं dx अपॉन dt, चेंज इन द पोजिशन
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू u प्लस ए टी। अगेन इसको हम इस साइड लेके जाए तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी। अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा x नोट से x और इधर हो जाएगा 0 से t। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नोट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फ्रॉम 0 से t। तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से x माइनस एक्स नोट हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे x माइनस एक्स नोट क्या है, चेंज इन द पोजिशन। ये हो गया फाइनल पोजिशन, ये हो गया इनिशियल पोजिशन। तो ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजिशन। तो इसका जो रिलेशन बन के आएगा x माइनस एक्स नोट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन अगर मान लो हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मानेंगे तो यहाँ पे एक्स नोट का वैल्यू हो जाएगा 0। और अगर यहाँ पे एक्स नोट का वैल्यू 0 पुट करें तो हो जाएगा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये वाला रिलेशन तब यूज करेंगे जब हम ये मानेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन इन द इनिशियली। अगर जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है यानी जो इनिशियल पॉइंट है अगर वो इसको हम ओरिजिन मानते हैं तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उस केस में जो x का वैल्यू आ जाएगा ये हो जाएगा बेसिकली उस एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो बताएगा यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो वाला। तो ये रिलेशन डिराइव किया। अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन को डिराइव करते हैं। सो नेक्स्ट रिलेशन में बोल रहा है हम जानते हैं a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। यहाँ पे हम अगर इससे हम मल्टीप्लाई कर दें dx अपॉन dx तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx dx अपॉन dt। अगेन dx अपॉन dt को लिख सकते हैं a इक्वल टू v dv अपॉन dx। अगेन इसको हम इस साइड लेके जाएं तो ये हो जाएगा v dv इक्वल टू a dx। इसे हम इंटीग्रेट करते हैं u से v और इसे करते हैं x नोट से x। क्योंकि यहाँ पे a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा a dx x नोट से x। अगर हम इसे इसको इंटीग्रेट कर दें ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 u से v इक्वल टू a x माइनस एक्स नोट। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a x माइनस एक्स नोट। तो यहाँ पे अगर मुझे इनिशियल कोऑर्डिनेट पता हो और फाइनल कोऑर्डिनेट पता हो तो उस केस में इस रिलेशन को यूज करके और जो फाइनल स्पीड है ये आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, मैंने जो ऑब्जेक्ट था वहां पे मैंने माना है कि वह स्टार्ट में एक्स नोट पोजिशन पे है। अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट में ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन इनिशियली, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट में ओरिजिन पे रखा हुआ है तो इस केस में जो एक्स नोट हो जाएगा ये हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट करें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब हम मानेंगे कि एट स्टार्ट जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो x हो जाएगा ये बेसिकली
एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा उस वाले, मतलब यहाँ पे एक्स बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा उस ऑब्जेक्ट का जो फाइनल पोजीशन आएगा। तो इस तरह से जो हमारा तीन रिलेशन आया, तो इसमें आप ध्यान रखना कि जब ऐसे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन को यूज करके आप उसका साइन डिसाइड करोगे, उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आप निकाल सकते हो। सो इसमें जब आपने डिस्कस किया कि इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको जो भी u v x का जो वैल्यू है उसे विथ साइन आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो साइन का रूल होता है इसे हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो मान लो यह एक सपोर्टेड ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक्सिस में मोशन कर रहा है, यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इस साइड हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं पोजीशन की। अगर पोजीशन ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ओरिजिन के राइट साइड में लाई करेगा, इट मीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी ऑब्जेक्ट इज एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट होगा हो जाएगा निगेटिव एक्स एक्सिस पे, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव है, मान लो 4 है x का वैल्यू, तो इस केस में ये कहीं इस वाले रीजन में लाई करेगा। अगर x का वैल्यू निगेटिव है तो इस वाले रीजन में लाई करेगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में जो डायरेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का वह टुवर्ड राइट, इट मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो यहाँ पे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर वेलोसिटी लेस देन 0 है तो मोशन होगा अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस के। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। अगर एक्सीलरेशन ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में velocity will increase along positive x axis। अगर एक्सीलरेशन लेस देन 0 है तो यहाँ पे वेलोसिटी विल इंक्रीज along निगेटिव एक्स एक्सिस, या फिर इसे आप ये बोल सकते हो ऑब्जेक्ट विल एक्सीलरेट अराउंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर एक्सीलरेशन लेस देन 0 है इस केस में ऑब्जेक्ट विल एक्सीलरेट अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह से आप इन साइन कन्वेंशन को यूज करके आप फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हो और जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो आप लोग निकाल सकते हो। तो हम लोगों ने जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इस केस में हमने तीन इक्वेशन को डिराइव किया। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। तो हमने जो इक्वेशन पढ़ा, थ्री इक्वेशन, जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे बेस्ड था, उस पे बेस्ड हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस एट t इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे रखा हुआ है और इसका जो एक्सीलरेशन है ये है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका जो इनिशियल स्पीड है ये है 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे निकालना है एट टाइम t इक्वल टू 6 सेकेंड इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो हम जानते हैं जो इक्वेशन होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी।
तो यहाँ पे u देखो ये दिया है +4 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है 4 मीटर में, मतलब यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट 4 मीटर पे रखा हुआ है और यह अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पे देखें जो u है +4 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सलेशन है -2 और टाइम है 6 सेकेंड। तो यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4 - 12 = -8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और आफ्टर 6 सेकेंड यह ऑब्जेक्ट जा रहा है अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन आया है। तो ये तो हो गया फाइनल जो वेलोसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे y x - x0 = ut + ½ a t²। तो यहां से हो जाएगा x0 का वैल्यू दिया है 4, u का वैल्यू दिया है 4 और ये है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा +4 × 6 + ½ a का वैल्यू दिया है -2 t = 6। तो इसे अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा s - 4 = 24 - 36, ये हो जाएगा -12, x हो जाएगा 4 - 12 = -8। तो इस तरह से जो फाइनल पोजीशन हो जाएगा ये हो जाएगा -8। तो इसका जो फाइनल पोजीशन आ गया ये हो गया -8। इट मीन्स एट t = 6 जो ऑब्जेक्ट होगा कहीं पे यहाँ पे होगा, जो ओरिजिन से होगा 8 मीटर के होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का हो जाएगा, ये हो जाएगा अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अब तक देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से चला था अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और ये फाइनल आ गया यहाँ पे अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया ये ऑब्जेक्ट आगे जाके कहीं एक मतलब आगे जाके इसका स्पीड कम हुआ है और उसके बाद ये इस डायरेक्शन में रिटर्न हो गया। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे आगे वाले पार्ट में। तो अब तक हम लोगों ने जो फाइनल वेलोसिटी निकाल लिया -8 मीटर पर सेकेंड और फाइनल पोजीशन निकाल लिया -8 पे। इसका हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं जिसमें निकालना है डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस बेसिकली होता है क्या है, ये होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो हम एक्चुअल पार्ट कवर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखो पार्टिकल यहाँ से यहाँ कहीं जाएगा और किसी पॉइंट पे जाके यह इसका वेलोसिटी 0 होगा और उसके बाद ये दोबारा पीछे की ओर जाएगा। तो यहाँ से क्या है ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से गया है और फिर यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हुआ है और उसके बाद ये पीछे की ओर मुड़ गया है। तो हमें बेसिकली ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक जो गया है ये लेंथ हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पता है। हमें बेसिकली क्या है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकाल के इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेंथ हमें निकाल के आ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक लेंथ तो हमें पता है ही। तो इसको निकालने के लिए क्या है हम यहाँ से यहाँ तक हम जो इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन था v² - c² = 2a x - x0। तो यहाँ पे देखो अगर
ये जो इस पॉइंट पे क्या होगा, इसका स्पीड जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये रिटर्न बैक करेगा, तो इसका जो फाइनल स्पीड जीरो हो जाएगा। इनिशियल दिया है 4 इक्वल टू 2a x माइनस एक्स नोट। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -16 इक्वल टू -4 x माइनस एक्स नोट। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इक्वल टू 4 और x हो जाएगा 8। इट मीन्स ये इसका जो पोजीशन हो जाएगा ये हो जाएगा x इक्वल टू 8। तो आप देखो ये है x इक्वल टू 4 और ये इक्वल टू 8, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मीटर। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस की बात करें, यहां से यहां तक 4 जाएगा फिर दोबारा लौटेगा, तो ये 4 और 4 8, यहां से यहां तक क्या है 4 है, और फिर यहां से यहां तक 8। तो इन सारे को अगर ऐड कर दिए तो मुझे डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 से 12 प्लस 8 हो जाएगा 20 मीटर। तो इस तरह से जो इसका डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी हो जाएगा ये हो जाएगा 20 मीटर। तो इस तरह से देखा आप लोगों ने कैसे आसानी से इस वाले इक्वेशन को अप्लाई करके आपने जो अलग अलग वेरिएबल था उसे आप लोगों ने फाइंड आउट किया। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फ्री फॉलिंग बॉडीज। तो मान लो अर्थ सरफेस से सपोज डेट यहां से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली में यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया। दूसरे केस में मान लो एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट s से यहां से इसको रिलीज किया गया। अगेन इस हाइट s से ऑब्जेक्ट को वर्टिकली डायरेक्शन में u वेलोसिटी से फेंका गया। तो इन सारे केसों में आप लोग देखोगे कि ऑब्जेक्ट है यह एक स्ट्रेट लाइन मोशन को फॉलो करेगा, यानी ये कुछ हाइट ही जाएगा और सेम पाथ में इस पॉइंट पे मतलब वापस आ जाएगा। अगेन इस केस में देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाएगा तो वह एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे कहीं मीट करेगा। इस वाले केस में अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो किया जाएगा तो यह स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए इस पॉइंट पे कहीं मीट करेगा। तो इन सारे केस में देखोगे कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है यह एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। दूसरा बात यह है कि अगर ऑब्जेक्ट का जो हाइट है अगर जो अर्थ के रेडियस है उससे काफी छोटा है, इट मीन्स जैसा कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं अगर किसी आप गेंद को उछालते हो तो वह क्या है उसका हाइट जो जहां तक जाता है वह रेडियस ऑफ द अर्थ से काफी कम है। तो इस केस में क्या होता है जो अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होता है और उस फोर्स के कारण जो एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे उसका जो इम्पैक्ट होता है वह उस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लगा पाता है। अगर हाइट बहुत स्मॉल होगा उस ऑब्जेक्ट का तो उस केस में जो g का वैल्यू है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वह कांस्टेंट होगा। इट मीन्स अगर हाइट रेडियस ऑफ द अर्थ से काफी स्मॉल है इस केस में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगा। यह कांस्टेंट होगा। तो यहां पे देखो ऑब्जेक्ट क्या है स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट का एक्सलेशन है यह एक कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में जो हमने तीन रिलेशन डिराइव किया था हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स जो फ्री फॉलिंग बॉडी नियर द अर्थ इस केस में जो ऑब्जेक्ट का नेचर होगा ये हो जाएगा मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट एक्सलेशन।
तो इस केस में जो इक्वेशन को हम लोग मतलब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें क्या है, एक्सलेशन की जगह पे मुझे जी लिखना पड़ेगा जो कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो पहले हम जी ए को जी से रिप्लेस करके हम जो है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो पहले निकालते हैं और फिर उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो जी है एक कांस्टेंट है और इसका जो अप्रोक्स में वैल्यू आता है ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसे कहीं पे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हम लोग यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया रहे जी का वैल्यू तो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अगर अलग से दिया हुआ रहे क्वेश्चन में जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो उस केस में मुझे जी का वैल्यू 10 लेकर बनाना पड़ेगा। तो काइनेमेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें जो पहला इक्वेशन था ये था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे एक्सिस को डिफाइन करना पड़ेगा, अपवार्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो या फिर डाउनवार्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, लेटस यह पॉइंट ओरिजिन मान रहे हैं। तो इस केस में क्या है, आप किसी भी डायरेक्शन को आइदर अपवार्ड या फिर डाउनवार्ड दोनों में से किसी भी डायरेक्शन को आप लोग पॉजिटिव वाई एक्सिस मान सकते हो। अगर आपने एक बार किसी को डिफाइन कर दिया कि सपोज दैट अपवार्ड डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस मान लिया है तो उस वाले पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आपको इसको सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, अपवार्ड डायरेक्शन को मान रहे हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवार्ड डायरेक्शन को मान रहे हैं निगेटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखो जो एक्सलेशन हो जाएगा, तो हम जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट पे रखा हुआ है तो उसमें जो फोर्स ऑफ द ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड जाता है। इट मीन्स अगर हम एक्सलेशन डाउनवर्ड है तो उस केस में जो जी का वैल्यू होगा विथ निगेटिव साइन लेना पड़ेगा। इट मीन्स जो ए का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस जी। तो यहाँ से जो भी का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा u माइनस जी टी। तो यहाँ पे आप इस वाले रिलेशन को यूज करके जो फाइनल वेलोसिटी है वो आप लोग निकाल सकते हो। जो नेक्स्ट रिलेशन था ये था y माइनस वाई नॉट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो अगेन ए का वैल्यू को हम लोग माइनस जी से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा y माइनस वाई नॉट इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो वाई नोट है ये है ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पोजीशन। अगर हम ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग पोजीशन को ओरिजिन माने तो उस केस में वाई नोट हो जाएगा 0। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टार्ट में ओरिजिन में, इस केस में जो रिलेशन आएगा ये हो जाएगा वाई इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको तब यूज करेंगे जब ऑब्जेक्ट एट ओरिजिन इनिशियली। अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन को देखते हैं। इसका जो थर्ड रिलेशन है ये है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a y माइनस वाई नॉट। तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g y माइनस वाई नॉट। तो ये बेसिकली क्या है, एक जनरल इक्वेशन है। अगर हम लोग मानते हैं ऑब्जेक्ट एट ओरिजिन इनिशियली, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट में ओरिजिन में है तो उस केस में जो वाई नॉट का वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे जो रिलेशन आएगा ये हो जाएगा
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2GY। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में जो अलग अलग इक्वेशन बनेगा, जहां पे हम ए को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस करेंगे, तो हम लोग इस वाले रिलेशन को यूज करके हम इसे आगे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो हम लोग इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो किया गया है 10 मीटर पर सेकंड से फ्रॉम द ग्राउंड। ये तो यहाँ पे निकालना है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे निकालना है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उस केस में जो वेलोसिटी होगा ऑब्जेक्ट का वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर यूज करें v इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो एट मैक्सिमम हाइट v हो जाएगा 0, u माइनस जी टी, तो यहाँ t हो जाएगा u अपॉन जी। तो u देखो ये हो जाएगा +10, और ये हो जाएगा अपॉन 10, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट रीच होने में यह 1 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में निकालना है टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये होगा जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया तो यह मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर दोबारा सेम पाथ को रिट्रेस करते हुए यहाँ पे ग्राउंड पे मीट करेगा। तो इसका ऊपर जाने से लेके दोबारा नीचे आने तक जितना टाइम होगा उससे बोलेंगे टाइम ऑफ द फ्लाइट। तो बेसिकली मुझे ये टाइम ऑफ द फ्लाइट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे y माइनस वाई नोट इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाले पॉइंट को ओरिजिन मान रहा हूं जहां से ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है, तो यहाँ पे y नोट 0 हो जाएगा। अगेन जब ये दोबारा वापस आएगा तो इसका जो फाइनल पोजीशन होगा ये भी 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेगा तो ये जो टाइम आ जाएगा ये हो जाएगा 2u अपॉन जी। u का वैल्यू दिया है +10 अपॉन 10। तो यहाँ से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा ये हो जाएगा 2 सेकेंड। तो इस तरह से आप देखोगे ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगा 1 सेकेंड और दोबारा ऊपर जाके नीचे आने में लगा टोटल टाइम 2 सेकेंड। तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उसका दुगुना बेसिकली होता है टाइम ऑफ द फ्लाइट। हम लोग देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में निकालना है मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2g y माइनस वाई नोट। अगर हम मानते हैं वो जो वाई नोट है 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसे हम लोग ओरिजिन मान रहे हैं। अगर हम वाई नोट को 0 मानेंगे तो एक्स मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, एट मैक्सिमम हाइट v 0 हो जाएगा और यहाँ पे जो y का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा y मैक्स। तो हम यहाँ पे v का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 0 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू -2g y मैक्स माइनस 0। तो यहाँ से y मैक्स आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। u का वैल्यू हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, हो जाएगा 5 मीटर। तो इसका जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा 5 मीटर। तो इस तरह से हम लोगों ने
जो फ्री फॉलिंग बॉडी के केस में काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज करके इन न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। तो इस तरह से हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम कुछ नए चीजों को डिस्कस करेंगे।